देश की बहस के तमाम दर्शकों को दीपक चौरसिया का सादर नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता डिबेट शो है जिसमें हम अपने सम्मानित पैनलिस्ट के साथ देश के तमाम कोने कोने फैले दर्शकों को सीधे जोड़ते हैं और देश में हो रहे सबसे बड़े मुद्दे पर, सबसे बड़ी हलचल पर अपने पैनलिस्ट के साथ उनकी बहस कराते हैं, उनकी राय सुनते हैं, उनकी राय को दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज कौन सा मुद्दा है। आज कोई बहुत ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं है। आप सभी ने कोरोना को चुना है क्योंकि कोरोना का कहर अब कितना खतरनाक हो गया है, इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। खुद स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अगले 4 हफ्ते बेहद क्रूशल रहने वाले हैं। हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है। इसीलिए मेरी आप तमाम लोगों से विनती है कि अपना खूब ख्याल रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसीलिए हमने कोरोना प्रोटोकॉल से ही जुड़ा सवाल, वैक्सीनेशन से जुड़ा सवाल अपनी देश की बहस में रखा हुआ है। क्या सभी वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए? आप इसमें हाँ या नहीं में अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। फिर से बता दूं, क्या सभी वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए? ऐसी मांग कई राज्यों ने करी है। इस पर सरकार का क्या पक्ष है ये भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ राज्य और वैक्सीन मांग रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार ने क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी वैक्सीनेशन पर क्या कह रहे हैं इस पर भी बहस होगी। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, सीधे चलते हैं स्वामी रामदेव जी के पास जिन्होंने आरोग्य का मंत्र पिछले 3 दशक में इस पूरे देश को दिया है। सबसे पहले उनसे समझते हैं कि कोरोना के इस दूसरे और कठिन दौर में हमें क्या करना चाहिए। स्वामी जी, आपका देश की बहस में बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों को आरोग्य के साथ जीना सिखाया और उसकी लोगों को प्रेरणा दी। करोड़ों लोग आपसे दुनिया में प्रेरित है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं इस सेकेंड वेव के लिए स्वामी जी अब क्या किया जाए? दीपक भाई, ये डबल ताकत के साथ, दुगुनी शक्ति के साथ कोरोना का नया स्ट्रेन आया है। तो इससे लड़ने के लिए सबसे पहले तो दोगुनी ही इम्यूनिटी चाहिए। एक इम्यूनिटी हमें प्रकृति ने दी हुई होती है जिसको इनिट इम्यूनिटी कहते हैं, प्राकृतिक सहज हमारे जन्म के साथ जो हमें भगवान ने दी है उसको इनिट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हम वैक्सीनेशन आदि से बढ़ा रहे हैं। और एक एंटीबॉडीज़ कोरोना होने के बाद में भी पैदा होते हैं। कोरोना होकर के फिर दोबारा 6-6 महीने में जिनको कोरोना हो गया, ऐसे हज़ारों लोग अब देश में हैं। इसका मतलब जो कोरोना होने के बाद जो एंटीबॉडी पैदा होते हैं वो मात्र 6 महीने तक हमारे शरीर में रहते हैं। जो वैक्सीनेशन से भी पैदा होंगे एंटीबॉडीज़ वो भी 6 महीने तक ही रहेंगे, ये पता लग रहा है। क्योंकि कोरोना दोबारा जब हो रहा है लोगों को, कोरोना होने के बाद उन्हीं लोगों को जिनको पहले हुआ था। अब इसमें एक बात और गहरी पता लगी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अब उसमें लखनऊ के बहुत बड़े जो है कॉलेज के वाइस चांसलर को हो गया, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हो गया, डॉक्टर विपिन से लेकर के और पता नहीं, मैं खुद जानता हूँ सैकड़ों डॉक्टरों को जिनको वैक्सीनेशन के डबल डोज लगने के बाद हो गया। तो फिर क्या करें? मैं किसी चीज़ पर क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा हूँ। योग और आयुर्वेद की डबल डोज, साथ में वैक्सीनेशन हो, मास्क भी लगाएं, अनजान चीज़ों को छूने पर जो है सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। और क्योंकि लोग भूल गए थे इसलिए वापस इनको याद दिलाना पड़ रहा है। और जो है सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें, अपनी दिनचर्या के ऊपर भी ध्यान दें, जंक फूड फास्ट फूड से भी बचें। जब तक योग आयुर्वेद नहीं अपनाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। हमने वैक्सीनेशन के बाद 2 ग्रुप बनाए। हमने स्वासारी और कोरोनिल अणु तेल से जो हमने पूरे देश को खिलाया, बताया, आपने भी उस समय जो इस पूरे अभियान को आपने सपोर्ट किया था। मैं वापस बताना चाहता हूँ, हमने स्वासारी कोरोनिल अणु तेल से कोरोना से लोगों को पीड़ित होने से बचाया, होने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी दिया, उसके आफ्टर इफेक्ट से भी लोगों को बचाया। वैक्सीनेशन के बाद भी वैक्सीनेशन से जिन लोगों को बुखार और शरीर टूटता उससे भी बचाया। इससे भी बड़ी बात,
15 से 20 गुना जो है एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं वैक्सीनेशन के बाद सामान्य तौर पर। जब वो व्यक्ति खाली श्वासाहारी कोरोनिल ले लेता है तो उसके 30 से 50 गुना, और साथ में प्राणायाम कर लेता है तो उसके 100 गुना तक। ये बहुत बड़ी बात है, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब वैक्सीनेशन को भी 100% कारगर करना है तो योग आयुर्वेद की डोज जरूरी है। और इसके साथ साथ ये इसके बड़े कारण क्या, कोरोना के कारण से मौत किन लोगों की हो रही है? जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो ओबेस के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, उनको ही दिक्कत होती है। तो कम से कम 5 प्राणायाम सब करें जो हमने बार बार बताए थे। इसलिए आज ये दोहराना पड़ रहा है दीपक भाई, क्योंकि कोरोना का कहर जिस तरह से बरप रहा है और पूरे देश में फिर से एक भय खूब का वातावरण है। 1 लाख से ज़्यादा रोज़ कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, और 500 से 1000 के बीच में लोगों की मौत हो रही है। और उसमें कोई भी अपने परिवार का बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, हमारा ही कोई भाई बहन हो सकता है, कोई सगा हो सकता है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि फिर से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम, शीतली शीतकारी, जिनको बहुत हाइपरटेंशन है, जिनको बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी डिप्रेशन है, मेंटल ट्रॉमा है, ये और उज्जाई। तो इतना करेंगे तो कितना ही भयंकर प्रकोप हो चाहे कोरोना का दीपक भाई, हम इस अंधेरे में ये योग आयुर्वेद का दीप जलाते रहेंगे तो ये अंधेरा जरूर छटेगा। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि हमने देखा कोरोना के काल में जब दवाई नहीं थी, आप कोरोनिल लेके आए, आप स्वास्थ्य लेके आए, इसके अलावा खान पान में किस तरह की सावधानी आप बरतने की सलाह देंगे? साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? शायद लोगों के लिए रिकैप होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है उनको फिर से रिमाइंड कराना जरूरी है। हाँ देखो दीपक भाई, पहले लोग उठ करके सुबह योगाभ्यास करने लग गए थे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन सब करने लग गए थे, सूर्य नमस्कार आदि। तो सुबह उठ करके लोग योगाभ्यास करें, एक बात। दूसरा, खाने में अंकुरित चीज़ें लें। अंकुरित में सबसे अच्छा मूंग होता है, मूंगफली होती है, थोड़ा उसमें जिनकी कैपेसिटी होती है थोड़ा बादाम, अखरोट और अंजीर, ये सब थोड़ी सी चीज़ें ले लिया करें। कम से कम एक दिन तो अंकुरित ज़रूर खाएं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, उसमें हो सके तो रायता, गिलोय कुटकी आदि थोड़ा और मिला दें। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को मैंने नॉन डायबिटिक कर दिया, ये योगाभ्यास करा के, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खिला के, और मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खिला के, और जिसको ये भी नहीं मिला अगर मैंने अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी करवाया और लौकी का जूस पिलाया, हाइपरटेंशन की पेशेंट की एलोपैथी की दवाई बंद करवा दी मैंने। तो सुबह एक बार, कम से कम सप्ताह में एक बार लौकी का जूस पी लो, उससे हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, गैस, एसिडिटी, पेट की बदहजमी की, पाचन तंत्र की दिक्कतें ठीक रहेंगी। कम से कम एक बार ओट्स ले लें, एक बार जौ का दलिया ले लें, एक बार ऐसे वेजिटेबल जूस पी लें, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, ऐसे व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि ऐसे जूस पी लें। तो ऐसे हेल्दी चीज़ें लें। खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। रात को दूध दही का सेवन ना करें। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए। दूध में थोड़ा सा हल्दी से इलायची डाल करके ले लें। जिनको शुगर ना हो तो च्यवनप्राश ले लें। वैसे च्यवनप्रभा ने शुगर फ्री च्यवनप्राश भी बना रखा है। सबसे अच्छा प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का। वैसे तो दूध दही छाछ में और सोया में प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे हेल्दी प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में खाने पर हमें ताकत दे देता है वो स्पिरुलिना में होता है। ऐसी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। और दीपक भाई, सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जब किसी को कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो सब पेट इतना खराब हो जाता है, ताकत नहीं रहती, उठने की हिम्मत नहीं होती। मैंने लोगों को तड़पते बिलखते देखा है। तो उनके लिए, सब के लिए अनार जरूर खाएँ, 1 सेव जरूर खाएँ, 5-10 मुनक्का और 3-4 अंजीर जरूर खा लें। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो थोड़ा खजूर भी ले सकते हैं। यदि शुगर हो तो फिर 1-2 से ज़्यादा नहीं लेना। तो ऐसे ये चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो एक और नेचुरल ऑयल,
नेचुरल घी, नेचुरल खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, पैक्ड फूड है, ये सब का सब जो है हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए नेचुरल चीज़ों पर जाएं और तो निश्चित रूप से हम कोरोना से लड़ पाएंगे दीपक भाई, और एक भी किसी के जीवन का दीपक ज्योति नहीं बुझेगी मेरे भाई दीपक चौरसिया जी। मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि 2 बार वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अगर आपको एक बार कोरोना होगा तो दूसरी बार नहीं होगा। क्या इतने कम टाइम एंटीबॉडीज बनते हैं शरीर में, और ऐसा क्यों है स्वामी जी? देखो, मैंने तो पेशेंट देखे हैं, मेरे यहाँ पर भी अभी लोग भर्ती हैं। मैं आपको 3 तरह के उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ SLE MS के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, और 30-30 साल से जिनको अस्थमा था, 20-20 30-30 साल से जिनको BP शुगर था, उनको भी मैंने योगाभ्यास से और श्वासारी कोरोनिल आदि से अच्छा किया। ये भी मेरे पास एग्जाम्पल है। मुन्नी देवी यहीं पर मेरे यहीं पर भर्ती है अभी भी, आप कहो तो मैं बुला सकता हूँ उनको, जिनको 6 महीने पहले हुआ था, 6 महीने के बाद दोबारा से, मैंने अगस्त में हुआ था, और अगस्त के बाद दोबारा से उनको जनवरी में फिर हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने के बाद उनको दोबारा से हो गया। तो जो है एंटीबॉडीज, देखो कभी भी एक बात तो सुन लीजिए, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, एंटीबॉडी ये हमारी नेचर नहीं है, ये हमारे जो है प्रकृति का हिस्सा नहीं है। एक हमारी होती मूल प्रकृति, मूल स्वभाव। एंटीबॉडी हमारी मूल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, चाहे वो कोरोना होने के बाद पैदा हुए हों, चाहे हम वैक्सीनेशन से पैदा कर रहे हों, क्योंकि वैक्सीनेशन से आर्टिफिशियल तरीके से हम अपनी जो है इम्यूनिटी को जो कोरोना के खिलाफ लड़ सके, ऐसे एंटीबॉडीज़ को पैदा करते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन किसी किसी में तो पूरी पैदा ही नहीं होती एंटीबॉडी। इसलिए उनको मैं कह रहा हूँ कि वो प्राणायाम करें, और कुछ नहीं तो ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, और ये जो है मुलेठी, थोड़ा सा अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले, ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये अब गर्मी की ऋतु है, सर्दी में तो ज़्यादा भी चल जाता तो ठीक था। तो चाहे गिलोय, तुलसी आदि अपने घर में पका के ले लें, नहीं तो श्वासारी कोरोनिल ले लें। थोड़ा सुबह उठ करके खाली पेट सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल, ये चीज़ें डाल लें। ऐसा करके, ये तो साइंटिफिक रिसर्च हमने कर लिया, थोड़े दिनों में इंटरनेशनल रिसर्च बुक में पब्लिश भी हो जाएगा, रिसर्च पेपर में, कि वैक्सीनेशन के बाद जिन लोगों ने, हमने 2 ग्रुप बनाए, एक जिनको हमने खाली वैक्सीनेशन दिया, दूसरे को श्वासारी और कोरोनिल भी एक एक दे दिया, उनके जो एंटीबॉडीज थे, जो सामान्य रूप से वैक्सीनेशन से पैदा होते थे, उससे 2 से 3 गुना पैदा हो गए। तो ये बड़ी बातें हैं, और अब ये तो सत्य है, अब सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पहले कुछ लोग सोच रहे थे कि एक बार कोरोना हो जाएगा तो एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगे और वो चलेंगे साल 2 साल। लोग ये सोच रहे थे कि 2 वैक्सीन की डोज लगा ली तो फिर कुछ नहीं होगा। कितने तो सैकड़ों तो डॉक्टरों को दोबारा से ये वैक्सीनेशन के बाद जो है कोरोना हो चुका है। कोरोना होने के बाद काफ़ी डॉक्टर्स को दोबारा कोरोना हो चुका है। और मतलब ऐसे में कोई गलतफहमी नहीं फैलाना चाहता, काफ़ी लोगों को तो काफ़ी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, अभी उनके बारे में चर्चा करके हम भय पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात जरूर करते हैं, अपने हाथ जगन्नाथ। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अंतिम संदेश में कहा आत्मनिर्भर बनो और वोकल के लिए लोकल बनो। तो ये वोकल के लिए लोकल है, ये योग आयुर्वेद ये हमारी लोकल चीज़ें हैं, इसके लिए वोकल बनो और अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में भी आत्मनिर्भर बनो, और इससे देश को औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, प्रोडक्शन में, इनोवेशन, इन्वेंशन में, सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब कभी तो हमें जागना ही पड़ेगा दीपक भाई, और मुझे लगता है ये जागने का वक्त आ गया है। स्वामी जी, ये जो आप बता रहे श्वासारी और कोरोनिल और अणु तेल, अगर कोई खाना चाहे तो दिन में 1 बार उसे लेना चाहिए या 2 बार? ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर उस संदर्भ में जब लोगों को एक के बाद दूसरी बार भी कोरोना हो रहा है और वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है। तो ऐसे में, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? दीपक भाई का फोन कट गया। मैं तब तक आदित्य पांडे के पास चलता हूं जब तक स्वामी जी का फोन जुड़ता है। आदित्य पांडे मेरे दर्शक देहरादून से हैं। आदित्य, आप स्वामी जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, आप अपना सवाल बताइए, मैं आगे भी दोहराता हूं उसको। आदित्य बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप स्वामी जी से, और मुझे बताइए स्वामी जी जुड़ गए हैं क्या हमसे? बोलिए आदित्य। हाँ जी दीपक जी, मैं स्वामी जी
लोगों को नवंबर में भी हुआ, फिर दोबारा जनवरी में हुआ। तो मतलब कि ऐसा है क्या कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक ये बार बार कोरोना होता रहेगा लोगों को? इसका जवाब मैं खुद दे सकता हूं भाई, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनेंगी, लेकिन वैक्सीनेशन आपको सिर्फ इतनी मदद करता है कि भाई आपको कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ है, ऐसे कई केसेस सामने हैं। आदित्य, स्वामी जी आप आदित्य को समझाइए कि क्यों हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना। स्वामी जी का फोन नहीं आया। आदित्य समझ चुके हैं आप मेरी बात को, इसीलिए बिल्कुल जो सामान्य तौर पर जो हम जिस तरह से हम अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं, उसके जितने प्राकृतिक चीजें हैं उस पर भी हमको जोर देना होगा, उस पर भी हमको ध्यान रखना होगा। वही मैं स्वामी जी से समझने की कोशिश कर रहा था, क्या खाएं क्या ना खाएं। और हमारे यहाँ पर रोग से उपचार एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को निरोग रखना ये भी भारत का हमेशा से सिद्धांत रहा है। तो हमें लगता है कि हमको उसके दिशा में काम करना चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए। स्वामी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आदित्य मुझसे जानना चाहते हैं देहरादून से कि वैक्सीनेशन के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है, और मैंने जवाब दिया हाँ में। क्या कारण है इसका, ये बताइए स्वामी जी। स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक भाई की आवाज नहीं आ रही। मैं एक बार फिर से स्वामी जी से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आदित्य, दूसरा कोई सवाल स्वामी जी से आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, या कोई दूसरे दर्शक को जोड़ दीजिए आदित्य की जगह। दूसरा सवाल ले लेते हैं। आदित्य, कोई दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं स्वामी जी से आप? नहीं दीपक जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी निरोग रहने के साधन है, चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे अच्छा खाना हो, सात्विक भोजन हो, उसका सेवन करेंगे, जंक फूड से बचेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप योग करें, आप व्यायाम करें, आप कसरत करें। आज देश की क्या स्थिति है, आइए सबसे पहले वो समझते हैं। एक जैसा पलायन और एक जैसा नाइट कर्फ्यू। लेकिन पहली तस्वीर 2020 के उस भयानक साल की है जब कोरोना ने सबकी जिंदगी में हड़कंप मचा दिया था। ठीक वैसी ही तस्वीर 2021 की अब की है। रोजी रोटी कमाने आए दूसरे शहरों के लोग एक बार फिर अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, इसके वजह से जा रहे हैं, अभी फिर बढ़ सकता है। अब लॉकडाउन की वजह से सब लोग भाग रहे हैं। इन सब के बावजूद लापरवाही करने वाले लोग इस संकट की सच्चाई से आंख मूंद रहे हैं। आप लोगों को ही संक्रमित होने का खतरा बढ़ा हुआ है। आगे बुलाया मैं। आपको पता है इतना संक्रमण बढ़ रहा है, क्यों नहीं मास्क लगाते? सर लग रहा है सेफ्टी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हटा लेते हैं। देश भर में कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी को वैक्सीन मिलने की बात कहते हुए ट्वीट किया है कि जरूरतों और इच्छाओं पर बहस करना बेकार की बात है। देश के हर नागरिक को सुरक्षित जीवन जीने का हक है। इसी तरह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सभी को वैक्सीनेशन के लिए उम्र सीमा में ढील देने का अनुरोध किया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन देने की बात कही थी। अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा? वो चलेंगे कैसे? उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। दूसरी ओर कोरोना की नई लहर जहां एक और देश की चिंता बढ़ा चुकी है, वहीं रजा अकादमी जैसे संगठन रमजान के महीने में मुस्लिमों को रियायत देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार की सख्ती में ढील देने के लिए पत्र लिखा है। सवाल है कि क्या अभी इसी तरह की मांग करना जायज है? देश की बहस में आज गंभीर चर्चा है। अगर लापरवाही जारी रही तो धारा 144 नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जाने के साथ साथ बेकाबू हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन का रास्ता ही बचेगा। सावधानी जरूरी है।
तो जान है तो जहान है, इसीलिए सावधानी बेहद जरूरी है। मैं अपने दर्शकों को भी जोड़ूंगा, अगला दर्शक जोड़िए, तब तक हम चलते हैं डॉक्टर एम वली के पास। इसके अलावा मेरे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार जुड़ेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ेंगे जो कि एक डॉक्टर हैं, मौलाना अली कादरी जुड़ेंगे जो कि चेयरमैन है सीरतुल नबी अकेडमी के, मेरे साथ रीना गुप्ता जुड़ेंगी जो कि आपकी स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर वली, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या दिल्ली के लिए नाइट कर्फ्यू पर्याप्त है? नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अभी तो संख्या बढ़ रही है, बहुत ज्यादा खतरे का अंदेशा है और लोगों के मन में इसका खतरा आ नहीं रहा है, इसलिए लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। और बॉम्बे में तो अभी मैंने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बॉम्बे में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और दिल्ली में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ी सोच का विषय है, बहुत बड़ी सोच का विषय है। और इसका जो ग्राफ है जिस तेजी से ऊपर जा रहा है वो बहुत बड़े खतरे को हमें बता रहा है। आप बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं, रोज टाइम दे रहे हैं कोरोना को, तो ये सही दे रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इस बात की वो जरूरत है ये पैदा करने की विचार को कि ये कोरोना हम कैसे इसको रोक सकते हैं। अभी तो कब्जे में आ सकता है, अगर महाराष्ट्र वाली काउंट आ गई दिल्ली में तो बहुत गजब हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो इसलिए कोरोना से बच के रहना है, अभी बचना है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो लोगों को अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने नियर एंड डियर जिसको कहते हैं हम लोग, उसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी भी अपेक्षित हो, उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, सीधे रीना जी के पास चलता हूं। रीना जी आपकी स्पोक्स पर्सन है और दिल्ली सरकार की एडवाइजर भी है। रीना जी, आपसे समझना चाहूंगा, नाइट कर्फ्यू तो लग गया, लेकिन मुझे ये लगता है और एक्सपर्ट्स को भी लगता है ये नाकाफी है। इसके अलावा सरकार और किन कदमों को उठाने पर विचार कर रही है, खासतौर पर दिल्ली में जब अब 5000 से ऊपर मामले जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, दिल्ली सरकार ने और केजरीवाल जी ने शुरू से कहा है कि कोरोना पे मात पाने के लिए हमें एक तो वैक्सीनेशन बढ़ानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको और हमें मिलके सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो और मुहैया करानी पड़ेंगी। तो जहां तक वैक्सीनेशन की बात रही, हम महीनों से केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें थोड़ी ज्यादा वैक्सीनेशन दीजिए। आप 18+ के लिए अलाउ करिए, आप हमें अलाउ करिए कि हम जो है कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूल्स में, सब जगह वैक्सीनेशन करवा सके। और अगर केंद्र सरकार हमें ये सब अलाउ कर देती है तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केंद्र सरकार ने जो बहुत ज्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी है, उसके कारण देश में वैक्सीन की कमी हो रही है। अब आप बताइए, जो इंडिया में वैक्सीन बन रही है उसमें आपकी और मेरी पहला उस पे हक है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। आज की तारीख में हमने सिर्फ 8 करोड़ के लगभग वैक्सीन इंडिया में लगाई है और करीब 7 करोड़ हमने एक्सपोर्ट कर दी है, बाहर के देशों में भेज दी है। तो और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में हम भेज रहे हैं जो विकसित देश है। अरे भाई, जब हमारे अपने लोग वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे तो हम बाहर क्यों भेज रहे हैं? तो आप देखिए कि पहले भी जब हम लोगों ने देश में बहुत बड़े बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए हैं तो उन सब में ये देखा गया है कि आपको वैक्सीन के बारे में जो लोगों का डर है वो हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए, एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हमने इंडिया में चलाया था, पल्स पोलियो का प्रोग्राम। उसमें हमने क्या करा, हमने दिन निश्चित किया और जगह जगह हमने वैक्सीन दी। हमें कोविड के लिए भी वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी काफी लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, वो शंकाएं हमें दूर करनी पड़ेंगी और हमें वैक्सीन की एक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब तक हम वैक्सीन नहीं बढ़ाते हैं एक्सेस को, तब तक हम कोविड के ऊपर काबू पाना थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है, मैं आप के सवाल को डॉक्टर वली के पास ले चलता हूं। डॉक्टर वली, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि 2 बार वैक्सीन लगवाने के बाद जब आप कोर्स पूरा कर रहे हैं उसके बाद भी कई लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, क्या रीना जी ने जो सवाल उठाया कि 18+ के लिए हमको वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए, और ऐसे वक्त जब हमारे देश के लोगों को जरूरत है, निर्यात करना उचित नहीं है, वैक्सीन दूसरे लोगों को देना उचित नहीं है, आप इसको कितना ठीक मानते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, पहली बात तो वैक्सीन के निर्यात का जो है वो अभी हर्षवर्धन जी का आप टिकर पे दिखा रहे थे नीचे उस पे,
तो अभी क्या है ना, जो हमारे पास बच जाता है वैक्सीन वो बाहर गया है, अब हमको और प्रोडक्शन करना है, वो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। वैक्सीन इज इन द पाइपलाइन। अभी अभी हर्षवर्धन जी ने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि वैक्सीन जो पाइपलाइन में है हम शॉर्टेज नहीं होने देंगे। उन्होंने इसका आश्वासन दिया है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र जहां से रिजाइनमेंट आया है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है, वैक्सीन में बार बार बता रहा हूं, वैक्सीन इसका समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, इलाज नहीं है। वैक्सीन से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो 8 हफ्ते कम से कम उसको मांगेगी पीरियड को, उसके बाद जो है डेवलप होगी। तो इसलिए अभी फिलहाल जैसे कि बताया गया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, सैनिटाइजेशन की जरूरत है, 2 गज की दूरी की जरूरत है, और आंतरिक लॉकडाउन जिसको मैं बार बार कहता हूं, अपने पैरों पर लॉकडाउन और अपनी नाक का लॉकडाउन। नाक का लॉकडाउन मास्क से और पैरों का लॉकडाउन घर में रहने से। जो लोग बिल्कुल जिनके लिए नागुजीर है बाहर जाना और कमाना, रोज कुआं खोदना, रोज पैसे कमाना, उनको भी जाना है तो उनको हम नहीं रोक सकते, और उनको रोकने से नुकसान होगा उनका भी, इकोनॉमी का भी। लेकिन इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन की मैं पेशेंट को ही कर रहा हूं। मैं इस समय पिछले एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एक एक घर से मुझे फोन आ रहे हैं कि सारे घर वाले इन्फेक्टेड हैं, 8 लोग इन्फेक्टेड हैं। अभी 2 घंटे पहले फोन आया। ये जो बिहेवियर है, कोविड का बिहेवियर भी तो हम पता लगाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तो हमने बात कर ली, हम कोविड का भी तो बिहेवियर पता लगाएं, जीनोमिक स्टडी तो करें। इसके लिए हमें अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को आगे लाना पड़ेगा, और इसकी जो मॉडिफिकेशन हो रही है कोविड में उसकी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। ये कर क्या रहा है, ये वायरस कितना शातिर और कितना चालाक हो चुका है, किस तरह से हमको ये परास्त कर रहा है। वायरस की लड़ाई में हम परास्त होते दिख रहे हैं। तो वायरस बहुत चालाक है, वायरस हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसकी रेस में हमको आगे निकलना है, जैसे हम पहले आगे निकलने की कोशिश किए थे। ये बहुत संगीन मैटर है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों की जानकारी में ला रहा हूं। ठीक है। अपराजिता सारंगी जी, अभी अभी रीना जी ने, जो आपकी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है हम तो चाहते हैं 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया जाए, अभी देश को जरूरत है, फिर सरकार निर्यात क्यों कर रही है, ये सवाल उठाया उन्होंने। आप सबको मेरा नमस्कार। जब कोरोना की पहली लहर हुई थी उस समय केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में राज्य सरकारों के सहयोग से बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया था, हम सबको ज्ञात है और हम सबको यह मानना पड़ेगा। अभी दूसरी लहर आई है, हर दिन करीबन 1 लाख केसेस हो रहे हैं, लेकिन हम सबको यह विश्वास रखना होगा केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर कि जिस तरह प्रथम लहर का प्रबंधन हुआ था, जिस तरह प्रथम लहर का मैनेजमेंट हुआ था, उस तरह इस बार भी होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार और जनता दोनों का कर्तव्य है, दोनों का दायित्व है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कोई असुविधा होगी नहीं। जहां तक रही वैक्सीन की बात, तो मैं आपको कह दूं कि अभी अभी हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सुना, हमने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जी को सुना। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि जुलाई तक लिमिटेड सप्लाई, सीमित सप्लाई रहेगी, और विभिन्न कंपनियों को, जो हमारे डोमेस्टिक हैं, जो हमारे ऑफशोर कंपनीज हैं, उन सबको कहा गया है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें और हमारा स्टॉक बढ़े। इस दिशा में केंद्र सरकार कार्यरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे। और देखिए, उन्होंने तथ्य भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जहां पर 60% तक ही वैक्सीनेशन हुआ है, उनके पास वैक्सीन है लेकिन 60% ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो इस बात को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए। जब केंद्र सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, और जहां तक रही बात 18 वर्ष तक के लाने की, मैं कह दूं कि पर्याय क्रम में काम होता है। देखिए, ये गवर्नेंस की बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। अगर हम फ्लड गेट खोल दें, अगर हम कह दें कि नहीं 18 साल तक सबको दिया जाए, तो हर एक वैक्सीनेशन सेंटर में केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, मारामारी हो जाएगी। तो हमें वो
प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 45 साल तक अभी हो गया है और इसके बाद कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स हमेशा होता रहा है। मुझे लगता है कि ये जो प्रबंधन हुआ प्रथम लहर का और दूसरे लहर का प्रबंधन होने जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री की जी के नेतृत्व में, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, मैं सीधे रीना के पास चलता हूँ। रीना, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं अपराजिता जी? हम छोटा रखते हैं, आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। मुझे लगता है आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, हम छोटे जवाब रखते हैं। रीना जी, आप अपराजिता जी से एंग्री है कि अगर हमने 18 साल के लिए खोल दिया तो एक फ्लड गेट ओपन हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे? मैं बिल्कुल अपराजिता जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज की तारीख में भी मैं एटलीस्ट दिल्ली का बोल सकती हूँ। आप दिल्ली के सेंटर्स में जाके देखिए, सेंटर्स खाली पड़े हैं और ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है कि हम किस तरह से अपने सेंटर्स मैनेज करें। आप हमें अलाउ तो करिए, हम कह रहे हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं सेंटर्स, हम बढ़िया उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और हर चीज का मैनेजमेंट किया जा सकता है। आप ऐप के जरिए सही से लोगों का अपॉइंटमेंट दीजिए, 24 घंटे आप सेंटर्स खोलिए तो लोग अलग अलग अपॉइंटमेंट के लेके आएंगे। ऐसा आप क्यों बोल रही हैं कि वहां पे बिल्कुल मारामारी हो जाएगी? क्यों मारामारी हो जाएगी? अब तो हमारे पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है और जिस तरह से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अगर हम इसी रफ्तार से, इसी स्लो रफ्तार से करी तो 10 साल लग जाएंगे पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए। उतना समय नहीं है। ये जो लहर है कोविड की, ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं ये लहर पहली लहर से ज्यादा डेंजरस लहर है और ये जो है यंग लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है ये लहर। तो हमें थोड़ा इसको समझना पड़ेगा और थोड़ा प्रोएक्टिवली हमें जल्दी निर्णय लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम सोते रहें और फिर 1 महीने बाद बोलें कि अब ठीक है आप 18 से प्लस कर दीजिए। थोड़ा सा जल्दी हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है, यही सवाल है डॉक्टर अजय कुमार से। डॉक्टर अजय कुमार जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जी अपने ट्वीट में वैक्सीनेशन की बात की है, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या वैक्सीनेशन की स्पीड से संतुष्ट है? और इसके बाद जवाब अपराजिता जी दोनों सवालों का एक साथ दे देंगे। देखिए, पहली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग देश में, आप अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, बाकी देश का उदाहरण देख लीजिए, वहां तो 10 करोड़ से ऊपर लोग को जो टीकाकरण हो चुका है और हमारे देश में हम कहते हैं कि हम दुनिया में सब पूरे दुनिया को सप्लाई करते हैं वैक्सीन, सबको देते हैं। उसके बावजूद हमारी जो है वैक्सीनेशन की, ये टीकाकरण की जो रफ्तार है बहुत ही धीमी है। अपराजिता जी कह रही थी कि केंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था फलाना, और काफी उन्होंने मोदी जी के कार्य के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी, लंबा चौड़ा उन्होंने बातें रखी। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, क्या अच्छा था आप बताइए? क्या मजदूरों का प्लान बढ़िया ढंग से उसका जो है उसका समाधान किया गया? फिर से वो शुरू हो रहा है क्या? ये पूरे 1 साल में कोरोना में प्रधानमंत्री जी अब जो है जाकर बैठक बुला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री एकदम पूरे सीन से ही गायब थे। अचानक हर्षवर्धन जी टप को एक बार कोरोना रामदेव जी के साथ दिखाई दिए थे, उसके बाद फिर से एक और बार दिखाई दिए। हमारा ये कहना है कि सरकार में सिर्फ एक ही चीज है कि ये सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो है, ये गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन ही है। आप 1 साल में क्या तैयारी कर रहे हैं? आप बताइएगा कि किस तरह का तैयारी है। दुनिया में संदीप जी अभी तक 13 टीका जो है का अनुमति मिल चुका है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में 13, लेकिन भारत में उसके अप्रूवल नहीं दे रहे। आप बोल रहे कि उसके अप्रूवल हम अभी आप बताइएगा कि दुनिया भर में 13 जो है वैक्सीन के अप्रूवल हो चुके। आप वैक्सीनेशन का रफ्तार बढ़ाइए। अपराजिता जी कह रही थी कि टीकाकरण के केंद्र में अगर आप सबको खोल देंगे तो वहां पर हंगामा हो जाएगा। हंगामा क्यों होगा? वो तो प्रदेश का काम है, जो प्रदेश मांग रहे वो समझे। लेकिन जो अगर आप पूरा कोविड की लड़ाई पीएमओ के ऑफिस से जो है लड़ेंगे, अगर एक व्यक्ति जो है विशेष एक व्यक्ति पर सभी गुण है, सभी जानकारी है, कोविड से लड़ने तक, सत्याग्रह से करने तक सब चीज इन्हीं की जानकारी में है, पीएमओ ही चला रहा है। आप बताइएगा कि इस देश में बाकी लोग कहां हैं इस लड़ाई में? ठीक है अजय कुमार जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। आप रिपीट कर रहे हैं। अपराजिता जी, क्या आप एग्री करेंगे अजय कुमार जी से कि सेंट्रलाइज लड़ाई लड़ी जा रही है और वैक्सीनेशन की स्पीड हमारी बहुत ही धीमी है? फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए। मैं अपने साथियों से विनम्र अनुरोध करूंगी कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें, सकारात्मक सोच के साथ बातचीत करें।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस युद्ध में खड़े हों, यही अच्छा है। और मैं कह दूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम सब चाहते हैं कि लोगों की जान सुरक्षित रहे, लोग स्वस्थ रहें, हम सबका ये कंसर्न है। और आप सब इस बात को जानते हैं कि अभी तक करीबन 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम लोगों ने दे दिया। वी आर द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे हैं। और इस बात को आप मानिए, हमेशा नकारात्मक सोच काम नहीं देता है, कभी तो सराहें। और दूसरी बात मैं कह दूं, परसों की बात है, करीबन 33 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन दिया गया। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों को कहा गया है कि इस तरह से केंद्र सरकार की मदद करें कि आगामी दिनों में हर दिन 50 लाख लोग वैक्सीन ले सकें। और जब आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने जब कह दिया कि वैक्सीन की कमी नहीं होगी, वैक्सीन का अभाव नहीं होगा, तो मुझे लगता है इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत होगा, अपरिपक्वता होगी। अभी हम सब हाथ मिलाकर काम करें और केंद्र सरकार पर और सारे राज्य सरकारों की कार्यकुशलता पर मुझे लगता है की प्रशंसा करें और हम सब मिलकर काम करें। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कही। ये युद्ध का समय है और युद्ध के समय में हम सबको हाथ मिलाना है। और देखिए, 5 चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, 5 तत्व पर ध्यान देने के लिए कहा। ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉर्म्स और सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन। ये 5 चीज़ें मुझे याद है जब उन्होंने पिछली मीटिंग ली थी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उन्होंने ये कहा था। और मैं आपको बता दूं कि सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, डीजी पुलिस के साथ, जितने भी डीजी पुलिस हैं, उसके अलावा मुख्य शासन सचिव, सबके साथ बातचीत करके केंद्र सरकार एक प्रोटोकॉल डेवलप कर रही है। कार्यान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। सारे राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करें। ठीक है, जिस तरह का इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, जिस तरह डॉक्टर कुमार, मैं आपका 1 मिनट में आ रहा हूं। मैं एक दर्शक मेरी तेजस्विनी सिंह दृष्टि में रखकर एसओपी तैयार करें। ठीक है, तेजस्विनी सिंह लखनऊ से जुड़ गई हैं। तेजस्विनी, क्या जानना चाहती है और आपको क्या लगता है, क्यों, क्या हम वाकई लापरवाह हो गए हैं? देखिए, सबसे पहली जो मुझे लगता है सुधार होने की जरूरत क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो अंडर 45 भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये कि जो ये निर्यात करने वाला बताया गया कि इतना वैक्सीन निर्यात हो रहा है, तो पहले तो मैं अपने देश के लोगों की जान बचानी है। दूसरे देश वाकई में पहले से सक्षम है, वो विकसित हैं, तो उनके पास ज्यादा मौके हैं। तो हमें इस दिशा में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अंडर 45 में भी जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो वैक्सीनेशन को इन्हें शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इन्फेंट बच्चा है, उसको कोई कैंसरस प्रॉब्लम है, किसी को कोई हार्ट इशू है या किसी को डायबिटीज है, तो आप ये किस बेसिस पे जज कर सकते हैं कि 45 साल से ऊपर के लोगों की ही मृत्यु की इसी पॉइंट को तेजस्विनी में लेके अपराजिता जी के पास चलूंगा, अपने डॉक्टर्स के पास चलूंगा, लेकिन मैं सीधे चलता हूं मौलाना अली कादरी के पास। मौलाना अली कादरी, महाराष्ट्र में हालात सबसे बुरे हैं, लेकिन रजा एकेडमी जो मुसलमानों की संस्था है वो ये कह रही है कि भाई रमजान के लिए सब खोल दो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए दीपक जी, फिर बात वहीं आके रुक गई कि कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात का हाथ। ऐसी बात ना करें, क्योंकि ये वक्त सबको मिलके काम करने का है। और अभी जो मैं सुन रहा था कि फला देश में ऐसा हो रहा है, फला देश में ऐसा हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको किसी भी देश से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। हमारी जो यहाँ की जनता है, हमारी जो आबादी है, उस हिसाब से जो काम करना है हमें करना चाहिए। और रही बात कि रमजान शरीफ में हो या कोई और त्योहार में हो, अगर किसी की जान पर आ रही है तो फिर सबको जो है कानून का पालन करना है, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे वो मुसलमानों का त्योहार हो। आप जैसे लोगों को कहना चाहिए रजा एकेडमी को कि हर चीजों को वो मजहब के आधार पर ना जोड़ ले। रजा एकेडमी को कहना चाहिए, वो हमेशा गलत कारणों से विवादों में रहती है। बिल्कुल कहना चाहिए, कानून सबके साथ एक होना चाहिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए, गुरुद्वारे के लिए, बिल्कुल सही कहा। वो लोगों के लिए जो लाखों की भीड़ जमा करके जनसभा कर रहे हैं वोट मांगने के लिए। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि कोरोना मस्जिद में आ रहा, मंदिर में आ रहा,
आखिर कोरोना जो है जहां पर चुनाव हो रहे वहां क्यों नहीं आ रहा? ये भी सवाल वाजिब है आपका। पाबंदी क्यों नहीं लग रही? ये भी सवाल वाजिब है आपका। मैं इस सवाल को ले जाऊंगा अपराजिता के सामने, अपराजिता जी के सामने। बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन की भीड़ जमा हो रही है वहां? ठीक है, क्या वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल सही है जो हमने अभी बताया है? कि एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या बताएंगे? और कई लोगों ने बात कही कि हम निर्यात क्यों कर रहे हैं वैक्सीन, क्या हमको पहले देश को नहीं देना चाहिए? क्या निर्यात का सरकार का फैसला उचित नहीं है? मैं आप सबको बता दूं कि दीपक जी, डॉक्टर मिश्रा से, अपराजिता जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास डॉक्टर मिश्रा से सवाल है। जी डॉक्टर मिश्रा प्लीज। दीपक जी, जो अभी दर्शक ने पूछा था और जो उनका डाउट था, मैं एक बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये कह रही थी कि 45 साल के नीचे जो हाई रिस्क ग्रुप है, तो वो हाई रिस्क ग्रुप के लिए इंजेक्शन का देना अभी भी खुला हुआ है। ये एक कानूनन, मतलब लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, एक्सपर्ट्स के बीच में भी कंफ्यूजन है, सरकारी महकमे के सरकारी अफसरों के बीच में भी कंफ्यूजन है। हाई रिस्क का कोई भी बंदा हो, वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करता हो, चाहे वो 45 साल से ऊपर हो, चाहे वो 45 साल से नीचे हो। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर 45 साल से नीचे का आदमी है, उसको डायबिटीज है, या उसको किडनी में प्रॉब्लम है, या उसको इम्यूनोडिफिशियंसी है, या उसको कैंसर है, कुछ भी है, उसको सिर्फ एक फॉर्म पे अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट से साइन कराना है, उसको दिखा करके वो किसी भी एज ग्रुप का है, उसको इंजेक्शन लग सकता है आज भी। ये पॉइंट बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, क्योंकि यही समस्या मेरे साथ दिल्ली में आई। किसी ने मेरे से पूछा कि मेरा घर का कोई है जिसकी उम्र 45 साल से कम है, लेकिन उसको शुगर है और उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और उसको वैक्सीन नहीं लग रही किसी सेंटर में। तो मैंने उनको वो फॉर्म भेजा, उस फॉर्म पे साइन करा कि उनका वैक्सीनेशन हुआ। तो ये एक कंफ्यूजन है। और 45 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन हमारे देश की है, वो करीब करीब आती है 60 करोड़ के आसपास। 60 करोड़ लोगों में अभी तक केवल 7 से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया। 2 दिन पहले 7 करोड़ था, आज का डेटा मुझे नहीं मालूम है। अगर इतना कम वैक्सीनेशन रहा, यानी कि लोगों में वैक्सीनेशन न कराने का ज्यादा जज्बा है एज कंपेयर टू कराने का, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जो बार बार 45 साल से नीचे लाने की बात की जा रही है, यह एक साइंटिफिक डिसीजन है। हाई रिस्क ग्रुप में पहले दिया जाएगा, ओल्ड एज में पहले दिया जाएगा। अक्रॉस दी हाई रिस्क के लिए अक्रॉस दी एज लिमिट है, उसमें 45 साल का बार नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, 18 साल से कम है, या 45 साल से लेकर के 18 साल के जो बीच की पॉपुलेशन की मोर्टिलिटी है, वो केवल 5 से 7% देखी गई है, वो भी जबकि उनका इन्फेक्शन रेट लेस देन 5% के आसपास है। तो इसका मतलब जो इस पे 45 साल के नीचे की जो डिस्कशन डिबेट चल रही है, वो अगर किसी भी पॉलिटिकल नुमाइंदे के हिसाब से उठाई जा रही है, तो वो केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एज एक्सपर्ट मेरा ये मानना है, हाई रिस्क ग्रुप नंबर 1, मोर देन 45 नंबर 2, और ये पॉलिसी डिसीजन है जो एक्सपर्ट की राय से लिया जा रहा है। यस, अभी तक सरकार ने कहीं पर भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी ने ये नहीं कहा कि उसके पास टीका नहीं है। सबके पास ये, अभी तक जो लास्ट खबर मेरे को थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में के पास भी, कि 2 से 3 दिन का स्टॉक है। अभी सेंटर गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े नहीं किए कि उनके पास टीका नहीं है। तो जो बाहर सप्लाई हो रही है और जो उस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उस पे ध्यान न देते हुए जो लोग आज अभी एलिजिबल हैं, उन सबको वैक्सीनेट कराने का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है। मेरा यह मानना है कि जो 24 घंटे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम की बात हो रही, वो ऑलरेडी जो मैंने नोटिफिकेशन देखा है, उसमें 24 घंटे वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जा चुका है। दूसरी चीज, 45 साल के नीचे भी जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनको दिया जा सकता है। किसी को कंफ्यूजन है तो वो पहले नोटिफिकेशन को देख लें। और एक चीज चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट क्रॉस चेक करे, जो आदमी सड़क पे घूम रहा है उसकी चेकिंग हो, और ये देखे कि उसने वैक्सीनेट कराया है कि नहीं कराया है, उसने वैक्सीनेशन के रजिस्टर किया है कि नहीं किया है, उसको फर्स्ट डोज लगी है कि नहीं लगी है। अगर कोई भी ये 3 कैटेगरी को नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। साथ में मास्क लगना जरूरी है। इन चारों क्राइटेरिया को अगर कोई भी सिटीजन नहीं फॉलो कर रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कराए। अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इस चीज को इंप्लीमेंट कराएंगी, तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन का परसेंट को टोटल नंबर 10 करोड़ के आसपास है, वो 70 करोड़ तक जाएगा, जो ओपन है अभी तक। तो वो लोग
जो अभी हाई रिस्क में नहीं है और जिनको लगनी मैंडेटरी नहीं है, उसके बेस पे पॉलिटिक्स करने की बजाय जो ओपन फील्ड अभी है, ठीक है, यहीं से शुरू करूंगा डॉक्टर मिश्रा आपकी बात से। क्या हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं? रीना गुप्ता जी से शुरुआत होगी ब्रेक के बाद।